इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट 38 जो कि ऑलरेडी लाइव हो चुका है, उसका क्लॉज टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका पैसेज 1। ठीक है, एडिटोरियल बेस्ड पैसेजेस हैं। आप सभी को पता है जो भी हमारे न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़पेपर्स जितने भी रेप्यूटेड और एक जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर जो भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में वही उठा के डाले जाते हैं, सेम डिट्टो कट कॉपी और कॉपी पेस्ट किए जाते हैं और उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम अपने न्यूज़पेपर्स को वैसे भी अपनी वोकैब के लिए पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप एक एक पैसेज को ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें। इनसे आपके डबल चीज़ें सॉल्व होती हैं। एक तो आपका जीके भी इम्प्रूव होता है, वोकैब भी अच्छी होती है और उसके अलावा आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से आपको उनको आंसर करना है, अंडरस्टैंड करना है पैसेज को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नो मैटर हाउ बैड येस्टरडे वॉज, टुडे इज अ न्यू डे फुल ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। देखो क्या होता है कि हम जिंदगी में कई बार कुछ चीज़ें पास्ट में खराब हुई, ठीक है, उनको लेके निराश होकर बैठ जाते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है, निराश नहीं करना है, क्योंकि कल तो बीत गया। आज जो है वो एक नया दिन है। हर एक दिन की शुरुआत अगर आप ऐसे करेंगे, नया दिन है, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी है, मैं कुछ अच्छा करूंगा आज के दिन में, होप के साथ में, क्योंकि होप कभी नहीं खोनी चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, कहावत या मुहावरा कुछ भी आप कह सकते हैं, आशा अमर धन। ठीक है, तो आशा अगर आपके पास है, आपके पास होप है, ठीक है, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम्स दिन में, हर दिन आप अलार्म लगाते हैं सुबह 4 बजे उठने का, लेकिन नहीं उठ पा रहे, पर हो सकता है कि आपकी आशा जो है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तो वो आएगा जब मैं खुद उठूंगा 4 बजे। ठीक है, तो आप देखेंगे आप मल्टीपल टाइम अलार्म लगाते थे, बंद हो जाता था, बंद कर देते थे, सो जाते थे, लेकिन बिकॉज वो आपने इतना टाइम अटेम्प्ट कर लिया, वो आपकी हैबिट बन जाएगा। किस दिन आप नहीं भी अलार्म लगाएंगे ना, तो भी आपकी 4 बजे आंख खुल जाएगी। ठीक है, तो बी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, यू विल बी एबल टू सक्सीड। जो भी आप कर रहे हैं वो आप बहुत जल्दी अचीव करेंगे। अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें, आइडेंटिफाई करें और कल को लेके मत बैठे रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हमने एक बात समझी थी कि हमें पैसेज पढ़ना डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज है। देखो कितना बड़ा पैसेज है ना, तो हमें नहीं पता इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल आर्टिकल पढ़ रहे होते तो ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज को पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर जो पूछा गया है वही चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, व्हाई स्पीकर सेड दैट टाटा ग्रुप हैज़ टू टेस्ट इट्स मैनेजरियल एबिलिटी टू डील विद एयर इंडिया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि टाटा ग्रुप की अगर एयर इंडिया के साथ में किस तरीके से वो डील करते हैं, उसमें उनकी मैनेजरियल यानी कि मैनेजर लेवल की क्या कैपेबिलिटीज है, ठीक है, वो किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, इन एबिलिटीज की टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो हमें सीधा सा पता चल रहा है यहाँ पे टाटा ग्रुप और एयर इंडिया के बारे में कुछ बात हुई है। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनकी कैसे मैनेजरियल एबिलिटीज टेस्ट होगी। ठीक है, तो जहाँ पे टाटा ग्रुप की एयर इंडिया के संदर्भ में मैनेजरियल एबिलिटी को टेस्ट करने की बात होती है, वहीं पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। What is the main challenge that Tata Group will have to face in near term with regard to Air India? बोले निकट भविष्य में टाटा ग्रुप को एयर इंडिया के हवाले से, एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सेकंड की पॉइंट भी मिल गया। थर्ड चलते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस सेट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एयर इंडियाज एम्प्लॉयज। बोल रहे एयर इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं उनके हित में गवर्नमेंट ने कौन सी कंडीशन रखी हुई है। ठीक है, कि अगर एयर इंडिया के एम्प्लॉयज का कोई देखते हैं अभी एयर इंडिया के बारे में क्या बात हो रही है पैसेज में, तो फिर हमें पता चलेगा कि उन्होंने कैसे उनके हित के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज के हित के लिए बात कही है, क्या कंडीशन रखी गई है। Why
द मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड सोल्ड देयर एयरलाइंस टू प्राइवेट प्लेयर्स। बोल रहे ज़्यादातर पूरी दुनिया भर में ज़्यादातर सरकारों ने जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे कि हर एक देश में हो सकता है पहले हर एक सरकार के पास में एक ना एक एयरलाइन इंडस्ट्री में से एक ना एक कंपनी हो, जैसे इंडिया में एयर इंडिया है, ठीक है, किसी के पास एयर पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास एयर पाकिस्तान हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी हैं और एक सरकारी कंपनी भी है, लेकिन ज़्यादातर देशों ने क्या किया है कि अपनी अपनी सरकारी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी को बेच दी, ठीक है। तो वो क्यों बेची, क्यों किया ऐसा गवर्नमेंट्स ने, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ने ऐसा क्यों किया, ठीक है, कि प्राइवेट कंपनी को बेची, हमें वो फाइंड आउट करना है। अब चलते अपने पैसेज की तरफ। एयर इंडिया, द एयरलाइन स्टार्टेड बाय JRD टाटा इन 1930s। बोल रहे एयर इंडिया वो एयरलाइन कंपनी जो JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा जी ने स्टार्ट करी थी, कब, 1930s में, ठीक है। इज ऑल सेट टू रिटर्न टू द टाटा फोल्ड। बोल रहे वो दोबारा से वापस आने वाली है। ऑल सेट टू रिटर्न मतलब बिल्कुल तैयार है वापस आने के लिए, किसके पास, टाटा ग्रुप। फोल्ड मतलब ग्रुप, समूह, संगठन। तो टाटा ग्रुप के पास वापस आने के लिए तैयार है। आफ्टर 60 कितने सालों बाद आने वाली है, 68 year long journey as India's state owned flag carrier। जो इन्होंने 68, अब 1930s में बनी थी, ठीक है, अब चल रहा है 23, अब खुद ही कैलकुलेशन कर लो, 68 सालों तक ये कंपनी जो है वो किसके पास रही, स्टेट ओन्ड फ्लैग कैरियर। फ्लैग कैरियर, स्टेट ओन्ड मतलब हो गया सरकारी, फ्लैग मतलब हिंदुस्तान का नाम, उसके उस हिंदुस्तान का झंडा कैरी करने वाला, ठीक है, हम बोलते हैं ना फ्लैग बेयरर, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो उसको झंडे को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। तो हिंदुस्तान का झंडा उठा के चलने वाला कैरियर, ठीक है, यानी कि जहाज, ओके। तो 68 ईयर्स की इसकी लंबी जर्नी रही एज एन इंडियन स्टेट ओन्ड फ्लैग कैरियर, ठीक है, यानी कि सरकारी हिंदुस्तान का सरकारी जहाज रहा 68 ईयर्स तक। द सेंटर्स अनाउंसमेंट on Friday that Tata Sons subsidiary Thales Private Limited was the winning bidder for 100% stake in the debt-laden airline। बोल रहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फ्राइडे को कि टाटा सन की सब्सिडरी, सब्सिडरी क्या होता है, सहायक, ठीक है, वो कौन सी कंपनी है सब्सिडरी उनकी, टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने जीता है, वो उन्होंने जीता है बिड। बिड मतलब बोली लगाई जाती है ना, कोई भी चीज खरीदनी हो तो उसकी बोली लगाई जाती है, 5-10 लोग इकट्ठा होकर, 50-60 लोग इकट्ठा होकर बोली लगाते हैं, जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए, जिसकी सबसे ज्यादा बोली लगी वो जीत गया, उसकी हो जाएगी वो चीज, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा बोली किसने लगाई है, टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने, कितने के लिए, पूरे के पूरे 100% शेयर, मतलब पूरे 100, जैसे अगर किसी कंपनी के 1000 शेयर है मार्केट में तो उसने 1000 के 1000 शेयर खरीद लिए। ये नहीं कि मैंने 50 शेयर्स खरीदे, 20 शेयर्स खरीदे, ऐसा नहीं, उन्होंने पूरे 1000 के 1000 शेयर खरीद लिए, ठीक है। इन डेप्ट लेडन एयरलाइन, डेप्ट लेडन मतलब कर्ज के बोझ से लदी हुई, ठीक है, कर्ज से लदी हुई कंपनी, एयरलाइन कंपनी रिंग्स द कर्टेन ऑन गवर्नमेंट्स मल्टी ईयर एफर्ट टू प्राइवेटाइज द लॉस मेकिंग कैरियर। तो रिंग्स द कर्टेन मतलब, रिंग्स द कर्टेन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि पर्दा उठा देना, ठीक है। अब आप खुद देखो, आपको अगर कोई वर्ड नहीं पता चलता है ना तो आप उनको अपने जो डेली हम लोग चीजें देखते हैं, सुनते हैं, उनसे देखो कि कोई भी जब पर्दा कब गिराते हैं, ठीक है, कब होता है पर्दा, जब खत्म होने वाला हो, ठीक है। और पर्दा उठाते कब है, जब किसी चीज से पर्दा उठा दिया, मतलब उसको सामने ले आया, प्रत्यक्ष कर दिया, ठीक है। तो ये रिंग्स द कर्टेन मतलब उनकी जो बहुत सालों से चली आ रही मंशा थी, गवर्नमेंट की एफर्ट्स थे कि वो प्राइवेटाइज करे इस लॉस मेकिंग कंपनी को, यानी कि एयर इंडिया घाटे में जा रही थी और इसको गवर्नमेंट बड़े टाइम से प्राइवेटाइज करने जा रही थी। तो जो उन्हें 100% स्टेक बेच दिए, उसके 100% शेयर्स बेच दिए, इससे उनकी इस मंशा से पर्दा उठ गया। कौन सी मंशा से, कि वो प्राइवेट करना चाह रहे थे इसको बड़े लंबे समय से, ठीक है। टैलेस इमर्ज्ड विनर इन द 2 हॉर्स रेस। अब ये 2 हॉर्स रेस भी एक फ्रेज है, ठीक है। जो टैलेस कंपनी है वो जीतकर सामने आई, विनर सामने आई, सिर्फ 2 घोड़ों की रेस थी, यानी कि
पहले से ही पता था कि सिर्फ 2 ही इसमें विनर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर सपोज करो 10 लोगों ने भी इसमें बिडिंग डाली है, बिड्स अपनी अपनी डाली है, तो भी पहले ही क्लियर हो रहा था कि 2 लोग ही जीत पाएंगे, ये 2 ही लोग घोड़ों की रेस है, बाकी सब तो छोटी मछलियां हैं, ठीक है। जो बड़ा इसमें विनिंग पावर जिन 2 कंपनीज में है, अब ऑब्वियस सी बात है, अब पहले टेलीकॉम सेक्टर में कितनी सारी कंपनीज होती थी, ठीक है। आज की डेट में सिर्फ 2 मेगा जायंट्स रह गए हैं, जियो और एयरटेल, ठीक है। बाकी वी किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश करी, वी क्या है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है, ये किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश करी है, लेकिन एयरटेल और जियो हमें साफ क्लियरली दिखता है कि इन्हीं दोनों की रेस है, बाकी सब तो ऐसे ही है, नाम के खेल रहे हैं, ठीक है। तो 2 घोड़ों की रेस थी जिसमें टैलेस विनर साबित हुई बाय बिडिंग टू टेक ओवर 15,300 करोड़ ऑफ एयर इंडियाज। बोल रहे हैं कि बिडर ये विनिंग साबित हुई जिसने बोली लगाई एयर इंडिया के 15,300 करोड़ की एयर इंडिया के ऊपर बोली लगाई, जिसमें मोर देन 60,000 करोड़ ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्ट, जिसमें 60,000 करोड़ का तो सिर्फ इकट्ठा डेप्ट ही है, यानी कि कर्ज ही है इसके ऊपर। ऑफरिंग एन एडिशनल 2,700 करोड़ इन कैश फॉर द गवर्नमेंट्स इक्विटी स्टेक, और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम 2,700 करोड़ जो है वो कैश देंगे गवर्नमेंट के जो स्टेक्स हैं, गवर्नमेंट के जो शेयर है इस कंपनी में, उनको खरीदने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के शेयर भी उन्होंने कितने में खरीदे, 2,700 करोड़, लेकिन वो किस में दिया, उन्हें कैश दिया, ठीक है, इन कैश, बैंक ट्रांसफर नहीं, इन कैश, ठीक है। फॉर द टाटास who have retained an bidding interest in country's airline। बोल रहे हैं टाटा समूह की अगर बात करें, जिन्होंने अपना जो स्थायी रूप से बना के रखा हुआ है, क्या बना के रखा हुआ है, इंटरेस्ट कंट्री की एयरलाइन इंडस्ट्री में, ठीक है। एयरलाइन इंडस्ट्री यानी कि हवाई इंडस्ट्री में जो भी प्लेन्स वगैरह होते हैं, उस इंडस्ट्री में अपना इंटरेस्ट हमेशा से बना के रखा है। एंड करेंटली मेजॉरिटी ओन बोथ अ बजट कैरियर, और अभी इसके पास एक बजट कैरियर भी है। कौन सा है बजट कैरियर, एयर एशिया इंडिया, ठीक है, इसका नाम क्या है, एयर एशिया इंडिया, एंड अ फुल सर्विस एयरलाइन, और इनकी एक फुल सर्विस एयरलाइन, मतलब जो बिल्कुल सिर्फ, जिसका मतलब सिर्फ एयर एविएशन का ही है, कोई सोशल काम कुछ नहीं। क्या नाम है उसका, विस्तारा। विस्तारा का आपने नाम भी सुना होगा। द एयर इंडिया एक्विजिशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज टू गेन स्केल एंड सिनर्जीज एट अ सिग्निफिकेंट लेवल। तो इस कंपनी टाटा ग्रुप ने जब एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन मतलब उनको अपने मर्ज कर लिया, उनके ऊपर अपना मालिकाना हक स्थापित कर लिया, तो इससे उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो एक स्केल एंड सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है कि कभी 2 कंपनीज, जैसे एक कंपनी है मान लो रिलायंस, ठीक है, जियो, और दूसरी है एयरटेल, तो अभी ये दोनों कंपनी घाटे में चल रही है ना, या कुछ दोनों में लॉसेस हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या फैसला करते हैं कि हम दोनों कंबाइन करके एक साथ होके मर्ज करके काम करते हैं, तो ताकि हम दोनों के इंडिविजुअल जो मॉरल वैल्यूज थे या इंडिविजुअल जो आइडियाज थे वो कंबाइन होके अच्छा प्रोग्रेस करें, तो इसको बोलते हैं सिनर्जीज, ठीक है। तो मतलब उनका विचार था कि उन्होंने एयर इंडिया भी एक्वायर कर लिया, एयर एशिया उनके पास पहले ही है, ठीक है, और विस्तारा भी उनके पास पहले ही है, तो इनको मर्ज करके वो उसको अच्छे लेवल पे, सिग्निफिकेंट लेवल पे, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाहते हैं। विद एयर इंडिया एंड इट्स लो कॉस्ट यूनिट एयर इंडिया एक्सप्रेस, बोल रहे एयर इंडिया और उसकी जो कम महंगी, लो कॉस्ट मतलब कम महंगी जो एक यूनिट है जिसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस, टुगेदर सर्विंग 55 ओवरसीज डेस्टिनेशन। सिर्फ एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ही 55 जो है ओवरसीज मतलब विदेशी जगहों पर जाती हैं, वहां पे उनकी लैंडिंग है, ठीक है, 55, होल्डिंग ओवर 3,000 लैंडिंग एंड पार्किंग स्लॉट्स। अब इन 55 जगहों पे उनके पास 3,000 से ज्यादा लैंडिंग एंड पार्किंग स्लॉट्स हैं। लैंडिंग स्लॉट का मतलब जैसे हमारी हम कार खड़ी करते हैं ना अपनी सोसाइटी में, तो वैसे तो रैंडमली खड़ी करते हैं, लेकिन अगर हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पे पार्किंग स्लॉट होता है ना कि इसी जगह पे आपको कार खड़ी करनी है। हालांकि वो आपके लिए रिजर्व नहीं होता, लेकिन अगर सपोज करो कि आपने ऐसा पेमेंट प्लान बना रखा है और वहां का उनका कोई पेमेंट
प्लान है कि आप 1000 रुपये दो तो 34 नंबर का जो स्लॉट है वो आपका ही रहेगा हमेशा। तो वैसे ही इनके पास लैंडिंग स्लॉट्स और पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल है 3000, ठीक है। ऑपरेटिंग अ 141 एयरक्राफ्ट फ्लीट होता है जो एयरक्राफ्ट का बेड़ा, ठीक है। बेड़ा मतलब एक बेड़े के अंदर इतने सारे इनके पास 141 एयरक्राफ्ट है एक बेड़े के अंदर। तो ये 141 एयरक्राफ्ट फ्लीट को ऑपरेट करते हैं ऑफ वाइड बॉडी लॉन्ग हॉल जेट्स, ठीक है। वाइड बॉडी मतलब होता है कि थोड़े चौड़े विमान होते हैं, उसमें यहाँ पे 2 सीटर होता है, यहाँ पे 2 या 3 सीटर होता है, यहाँ पे 2 या 3 सीटर होता है, यहाँ पे 2 या 3, यानी कि 2 आयल होते हैं इसमें, ठीक है। 2 आयल है यहाँ पे एयर होस्टेसेस या आप लोग वॉक कर सकते हैं, जाग सकते हैं, वॉशरूम जाना तो यहाँ दो आयल है, ठीक है। और नैरो बॉडी प्लेन्स होते हैं, उनमें सिर्फ 2 ही रोज होती हैं और सिर्फ एक ही आयल होता है, ठीक है। उनकी बॉडी कम चौड़ी होगी, नैरो होगी, ठीक है। नैरो बॉडी प्लेन्स फॉर शॉर्टर फ्लाइट्स एंड द पेरेंट होल्डिंग मेंबरशिप ऑफ द 26 एयरलाइन स्टार अलायंस। और इनके पास क्या है, पेरेंट होल्डिंग मेंबरशिप, मतलब जो टाटा ग्रुप है उसके पास में एक मेंबरशिप है, किसकी, एक स्टार अलायंस कंपनी है जिसके पास में 26 एयरक्राफ्ट्स हैं, 26 एयरलाइंस हैं जिसके पास में, एयरक्राफ्ट नहीं एयरलाइंस है। स्टार अलायंस के अंडर में 26 एयरलाइंस है और टाटा ग्रुप के पास उसकी मेंबरशिप भी है, ठीक है। द टाटास इन वन स्ट्रोक एड अनपैरेलल्ड ग्लोबल रीच अमंग इंडियन कैरियर्स। तो टाटा ने जैसे उनको अपने साथ मर्ज किया एयर इंडिया को, तो उसके पास ऐसी क्षमता हो गई कि उसकी अब कोई भी मुकाबला, अद्वितीय मुकाबला हो सकता है, मतलब उसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता, इतना उन्होंने अपनी ग्लोबल रीच को, यानी कि पूरी दुनिया भर में अपनी रीच को बढ़ा लिया है कि अब यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, ठीक है। एयर इंडियाज 13.2% कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर। अब एयर इंडिया के कितना मार्केट शेयर है, 13.2%, ठीक है। कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर जो है एयर इंडिया का ऑफ डोमेस्टिक ट्रैफिक यानी कि देखो हिंदुस्तान में अगर 100 प्लेन चल रहे हैं तो उसमें 13.2% जो प्लेन है वो एयर इंडिया के चल रहे हैं, ठीक है। तो इतना उनका परसेंटेज होल्ड है, ठीक है। एज ऑफ अगस्त तक के आंकड़े हैं ये। ऑल्सो गिव्स द ग्रुप अ मोर कॉम्पिटिटिव कंबाइंड शेयर ऑफ ऑलमोस्ट 27%। तो इससे टाटा ग्रुप को ज्यादा कंबाइंड, अगर एयर इंडिया और विस्तारा और एयर एशिया इंडिया की बात करें, इन तीनों के कंबाइन करके देखें तो अब टाटा ग्रुप के पास 27% होल्ड हो गया है एयर ट्रैफिक का, ठीक है। ऑलबेट स्टिल अ सब्सटैंशियल 30 परसेंटेज पॉइंट्स अड्रिफ्ट ऑफ मार्केट लीडर इंडिगो। लेकिन ये अभी उनके पास 27% का हो गया, लेकिन ये अभी भी 30%, सब्सटैंशियल मतलब काफी हद तक 30% पॉइंट से कम है, एड्रिफ्ट है मतलब कमी है इनके पास। मार्केट लीडर कौन है, इंडिगो से अभी भी 30 पॉइंट पीछे हैं ये, ठीक है। 30 परसेंटेज पॉइंट ये पीछे हैं अभी भी, ठीक है। द सेंटर फॉर इट्स पार्ट कैन फाइनली हीव अ साई ऑफ रिलीफ। अब हीव अ साई ऑफ रिलीफ आपको यहीं से पता चल रहा है, साई ऑफ रिलीफ, साई मतलब भरना, चैन की सांस लेना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सेंटर अभी के लिए अपने तरफ से अब वो निश्चिंत हो गया, अब वो एकदम चैन की सांस ले सकता है एट हैविंग सक्सेसफुली एग्जिटेड द कमर्शियल एविएशन स्पेस, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली मतलब बड़े ही प्रभावी तरीके से जो एविएशन यानी कि एयर ट्रैफिक का जो स्पेस था, एयर ट्रैफिक का जो उनका काम था, उससे उनने छुटकारा पा लिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। हाई कॉस्ट इंडस्ट्री दैट मोस्ट गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव लेफ्ट। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लॉसेस भी हो सकते हैं, फ़ायदा भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा पैसे की खेल है इसमें, ठीक है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें गवर्नमेंट्स अराउंड यानी कि ज़्यादातर दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इसको छोड़ दिया है और इसको प्राइवेट हाथों में यानी कि प्राइवेट कंपनीज को सौंप दिया है, प्राइवेट कैरियर्स, सो एज टू इंश्योर। क्यों किया है ऐसा उन्होंने, ताकि वो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है
मनी इज डिप्लॉयड मोर मीनिंगफुली इन सोशल एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, उसको ज़्यादा अच्छे से सोशल सर्विसेज में लगा सके या फिर देश के विकास में लगा सके, ठीक है, बजाय कि ऐसी बड़ी भारी नुकसान फायदा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली जगहों पे लगाने के, ठीक है। तो ज़्यादातर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ने क्यों छोड़ा है, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स के मनी को अच्छा मीनिंगफुल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आंसर मिल गया हमें इसका। After having plowed in more than 1 lakh crore of capital in past decade, अब बोल रहे हैं कि क्यों इन्होंने मोर देन 1 लाख करोड़ का इसमें प्लॉ मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ठीक है, पिछले एक दशक में। पास्ट डेकेड मतलब सिर्फ पिछले एक दशक की बात करें, पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं हम, जिसमें इन्होंने 1 लाख करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। एंड सीइंग एयर इंडिया सफर अ डेली लॉस ऑफ ओवर 20 करोड़, बोल रहे 1 लाख करोड़ का तो उन्होंने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हर दिन एयर इंडिया 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेल रहा था, ठीक है। द गवर्नमेंट्स डेस्परेशन टू कट इट्स लॉसेस, तो गवर्नमेंट बड़ी ही डेस्परेट थी, बड़ी ही एकदम इनकी स्थिति ऐसी थी कि हम जैसे मौका मिले बस हाथ से निकाल दो इसको, ठीक है। तो बड़े डेस्परेशन में थी ताकि वो अपने नुकसान को कम कर सके। एंड क्लोज आउट अ फायर सेल, क्लोज आउट मतलब बंद करना, किसी चीज को बंद करना, तो उनने इसको बंद किया एक फायर सेल। फायर सेल का मतलब होता है नुकसानदायक सेल, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है, आपकी जॉब लग गई किसी अच्छी कंपनी में बाहर कनाडा, फिर थोड़े साल बाद आप सोच रहे हैं कि अब आपको वहाँ की पीआर मिल गई, आप अपने पेरेंट्स को भी, आपके बहुत अच्छी जॉब है, घर है, सब कुछ, आप सोच रहे हैं यहाँ का घर बेच दो, ठीक है। और अब वहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं जिसके तहत में अगर आपने अभी अभी पेरेंट्स को बुला लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा झमेला आएगा। तो आप एकदम हश हश में है, ठीक है, कि आपको जल्दी जल्दी सारा कुछ निपटाना है। तो आप यहाँ के, अब आपने यहाँ पे आपका मकान है, वो आप चाहते थे पहले, अगर सोचते तो चाहते थे 70 लाख में बिके, लेकिन अब क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है तो आप सोच रहे हैं यार 45 में बिक जाए, 50 में बिक जाए, बस बिक जाए ताकि यहाँ की सिरदर्दी खत्म, ठीक है। तो वैसे उन्होंने फायर सेल करी मतलब नुकसान पे सेल करी, क्योंकि उनको उससे छुटकारा पाना था, इज अंडरस्टैंडेबल। तो उन्होंने जो इस फायर सेल करी है, इस इतने नुकसान में, इतने कम पैसे में जो उन्होंने बेच दिया है, वो हमें समझ में आता है, क्योंकि हर दिन का 20 करोड़ रुपया और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पिछले 10 साल में इन्वेस्टमेंट बहुत भारी रकम है, ठीक है। और ये सारा पैसा गवर्नमेंट खुद तो कमा नहीं रही, टैक्स पेयर का ही पैसा है। तो आप खुद ही सोच लो कि आपके पापा मम्मी सबका हार्ड अर्न मनी कहाँ जा रहा है। द पेंडेमिक्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक फाइनेंसेस एंड द कैरियर्स ऑपरेशंस, और जो पेंडेमिक यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, कोविड-19 का जो प्रभाव हुआ, ठीक है, इम्पैक्ट हुआ, प्रभाव हुआ पब्लिक के फाइनेंसेस पे, यानी कि देखो आपको पता है कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कई जगहों पे कमी होगी नौकरियों में, ठीक है, उस तरीके के इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे पहले मिला करते थे, है ना। और सबके गले पे एक तलवार सी लटकी हुई है, प्राइवेट सेक्टर में तो हर किसी के गले पे एक तलवार सी लटकी है, पता नहीं कब निकाल देंगे, ओके। तो जो पब्लिक के फाइनेंसेस में कमी आई है एंड कैरियर्स ऑपरेशन, और क्योंकि पब्लिक के फाइनेंसेस में आपने देखा होगा पहले लोग इतना घूमने फिरने में जाते थे, अब वो भी कमी हो गई है, ठीक है। घूमने फिरने तो कम ही जा रहे हैं, कोई अर्जेंट वर्क हो, काम हो तो ही जाते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। तो ऑपरेशंस में भी कमी आई है, स्पेशली गिवन द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एयर ट्रैवल बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो ये इधर उधर जाने में लोगों की कमी आई है, और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग मतलब भयानक इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ है, एयर ट्रैवल के ऊपर, चाहे वो डोमेस्टिक हो यानी कि घरेलू एयर ट्रैवल हो या फिर इंटरनेशनल, या कि आप बाहर जा रहे हैं चाहे, ठीक है। तो दोनों पे बहुत खराब इसका इम्पैक्ट हुआ है, प्रभाव हुआ है। इज श्योर टू हैव हेल्प्ड स्पर द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अग्री। तो बोलते इन चीज़ों ने भी, ये पेंडेमिक हो गया या फिर जो एयर ट्रैवल में कमी आई, इन चीज़ों ने भी गवर्नमेंट को हेल्प करी है कि अपने स्पर करना डिसीजन को, कि उनका जो डिसीजन था उसको जल्दी करना, उसको अग्री करना, ठीक है, उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करना। टू अग्री टू नॉट ओनली एब्जॉर्ब 75%,
तो इसमें उन्होंने क्या किया कि अब जो इस कैरियर का जो डेप्ट है उसका 75% ये वहन करेंगे, ठीक है। कौन वहन करेंगे? गवर्नमेंट वहन करेगी, ठीक है। बट टू ऑल्सो पिक अप द टैब ऑन मेडिकल बेनिफिट्स फॉर फॉर्मर एम्प्लॉयज, और ये भी सुनिश्चित किया, गवर्नमेंट के ऊपर ही ये बोझ आया है कि जो पुराने इसके कर्मचारी थे, ठीक है, फॉर्मर एम्प्लॉयज थे, उनके मेडिकल बेनिफिट्स जो भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है आर्मी पर्सनल को मिलता है ना, उनको मेडिकल केयर फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं, तो वैसे ही इनके मेडिकल जो बेनिफिट्स होंगे वो भी सरकार ही भुगतान करेगी। एंड इन अ बिड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मोर देन 13,000 परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ एट, और बोल रहे हैं कि इस बोली में, इस सब चीज़ों में जो 13,000 से ज़्यादा कर्मचारी परमानेंट हों चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हों, उन सब के हित के लिए एक फैसला लिया गया। एट द एयरलाइन एंड इट्स यूनिट द गवर्नमेंट हैज़ बाउंड टैलिस टू इंश्योरिंग, तो गवर्नमेंट ने टैलिस कंपनी को बाउंड किया है, यानी कि उनको बांधा हुआ है, एक वचन के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत उनको बांधा हुआ है, देयर शुड बी नो जॉब कट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, कि अगले 1 साल तक आप किसी को भी नौकरी से नहीं निकालेंगे। अब ये नहीं है मतलब कि कोई खराब परफॉर्म कर रहा है, किसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप उसको नौकरी से निकालें, लेकिन आप घाटे का हवाला देते हुए नौकरी से लोगों को नहीं निकालेंगे। जैसे हमें पता है ये रिसेशन जब आता है तब नौकरियां से निकालना शुरू कर देते हैं, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि फेसबुक ने, गूगल ने अपने इतने सारे कर्मचारी निकाल दिए ड्यू टू रिसेशन, ठीक है। तो वैसा टैलिस ग्रुप नहीं कर सकता, ठीक है। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। Still, integrating the state-run carriers' sizable workforce is going to be one among the many serious challenges. बोल रहे हैं लेकिन फिर भी इन सबको इकट्ठा बनाए रखना, ठीक है, यानी कि अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करना। अब सपोज करो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और उसको एकदम से प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे माइंड पे होता है कि पता नहीं नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, चाहे आगे से कितना ही एश्योरेंस मिलता रहे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको नहीं निकालेंगे, आप अच्छे से काम करो, फिर भी दिमाग में रहता ही है ना डर कि पता नहीं 1 साल की बात करें, 1 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो उन सबको इंटीग्रेट करके जोड़ के रखना, उन सबके अंदर मोटिवेशन बनाए रखना, ये बहुत, वो भी इतने बड़े वर्कफोर्स, यानी कि 13,000 कर्मचारी छोटी बात नहीं है, इतने बड़े एम्प्लॉयज़ के अंदर में ये सब चीज़ें बना के रखना बहुत बड़ा एक चैलेंज होने वाला है। बहुत सारे चैलेंजेस में से एक सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है जो कि टाटा ग्रुप का अभी इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। टू टर्न अराउंड एयर इंडिया एट अ टाइम ऑफ सोरिंग फ्यूल कॉस्ट एंड कोविड हिट एयर ट्रैवल इज श्योर, बोले एयर इंडिया अभी वो घाटे में चल रही है, उसको उल्टा करना, यानी कि घाटे से उसको मुनाफे में लेकर आना एयर इंडिया को, वो भी तब जब फ्यूल के प्राइसेस जो है वो एकदम बढ़े हुए हैं, आसमान छू रहे हैं, और कोविड की वजह से एयर ट्रैवल को बहुत बड़ा झटका लगा है। इज श्योर टू टेस्ट द कॉन्ग्लोमेरेट्स मैनेजेरियल मेटल, तो बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके मैनेजरियल स्किल्स को चेक करने के लिए। किसके? कॉन्ग्लोमेरेट के लिए। कॉन्ग्लोमेरेट होता है जो एक कंपनी होती है जो बहुत सारी चीज़ों में डील कर रही होती है या फिर बहुत सारी सब्सिडरीज से मिलके बनती है, जैसे ITC है, इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है। ये है, ये कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, अल्कोहल भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो इनका मार्केट रेंज जो है वो बहुत वेरिड है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, जो बहुत सारी चीज़ों से या तो इकट्ठा होकर बनती है, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी से इकट्ठे होकर बनती है, या फिर जिसका मार्केट रेंज बहुत ज़्यादा, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में वो डील करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है टाटा ग्रुप की कि ये टाटा ग्रुप के मैनेजरियल स्किल्स को चेक करेंगे, टेस्ट होगा उनका एक बड़ा सारा, ठीक है। तो ये था आज के सेशन में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी मैनेजरियल स्किल्स टेस्ट होने वाली है? अभी हमने लास्ट में पढ़ा है कि क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, बढ़े हुए हैं, और कोविड ने एयर ट्रैवल को बुरी तरीके से बिखेर दिया है, ठीक है। तो उस वजह से एयर इंडिया को टर्न अराउंड करना, यानी कि घाटे से मुनाफे में लेकर आना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, ठीक है। बिकॉज इट शेयर स्टिल A substantial 30% points adrift of market leader Indigo। ये बोल रहे हैं क्योंकि वो अभी भी मार्केट लीडर इंडिगो से 30 पॉइंट पीछे हैं, तो ये तो कोई रीजन नहीं था।
बिकॉज ऑफ अनमैनेजेबल एम्प्लॉयज इन कंपनी। बोल रहे क्योंकि कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ज्यादा है और अनमैनेजेबल है, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, नहीं हो पाते मैनेजेबल। तो ये भी वो रीजन नहीं है। बिकॉज ऑफ सोरिंग फ्यूल कॉस्ट एंड कोविड हिट एयर ट्रैवल विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर टाटा ग्रुप टू टर्न अराउंड एयर इंडिया, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the main challenge the Tata Group will have to face in near term with regard to Air India? हमने क्या पढ़ा था, उनको क्या करना पड़ेगा, इतने बड़े साइजेबल अमाउंट के जो मतलब इतना बड़ा जो वर्कफोर्स है उसको एकत्रित करके रखना, उसके अंदर में मोटिवेशन बना के रखना, उनको काम करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, उनके अंदर डर का माहौल ना बने, ठीक है, ये सब चीजें मैनेज करना पड़ेगा। तो टू रन कैरियर एट इकोनॉमी कॉस्ट, कि उनको बहुत ही कम दरों पे अपना प्लेन चलाना पड़ेगा, ये उनके लिए चैलेंज होगा। टू कम्पीट विद प्रोमिनेंट कैरियर इंडिगो, इंडिगो के साथ में मुकाबला करना उनके लिए चैलेंज होगा। तो वो तो ऑलरेडी दो पहले ही बहुत बड़े एयरलाइंस रन कर रहे हैं, तो इंडिगो के साथ कम्पीट करना तो आई डोंट थिंक उनके लिए चैलेंज होगा। टू पे डेप्ट ऑफ एयर इंडिया, के एयर इंडिया के डेप्ट पे करना उनके लिए चैलेंज होगा। तो 75% तो गवर्नमेंट को ही पे करना है डेप्ट इसका, ठीक है, तो उनके लिए चैलेंज नहीं है। 15% की बात है, 15% तो वो कैसे भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑफ द साइजेबल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर कंडीशन सेट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एयर इंडिया, क्या कंडीशन रखी थी कि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज के लिए कि अगले 1 साल तक कोई भी जॉब कट नहीं होगा, ठीक है, ये बोला था उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी थी, ठीक है। अब देखते हैं, द टैलिस प्राइवेट लिमिटेड विल नॉट कट द सैलरी ऑफ एयर इंडियाज एम्प्लॉयज, ये बात तो नहीं कही, ठीक है। नो जॉब कट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, सही है। टू अब्सॉर्ब 75% ऑफ एयर इंडियाज डेप्ट, अब देखो ये बात कही तो गई है कि गवर्नमेंट जो है एयर इंडिया का 75% डेप्ट लेगी, लेकिन ये उनके एम्प्लॉयज के लिए तो भले की बात नहीं है ना, उनके एम्प्लॉयज के लिए तो सिर्फ यही बात है भले की जॉब कट ना हो, ठीक है। तो ओनली 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 2। Why most of the governments around the world sold their airlines to private players? क्यों बेची है ज्यादातर गवर्नमेंट्स ने प्राइवेट कंपनीज को? ताकि वो टैक्स पेयर के पैसे को सही जगह से मीनिंगफुल तरीके से सोशल वर्क में लगा सके, ठीक है, सामाजिक कार्यों में लगा सके, ठीक है, क्योंकि समाज से पैसा आ रहा है तो वही लगाना ज्यादा बेनिफिट है, बजाय कि ऐसी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट करने के जहां पे नुकसान ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि एयर ट्रैवल में बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये तो रीज़न नहीं था। बिकॉज गवर्नमेंट डजेंट हैव टाइम टू एफिशिएंटली रन द कैरियर इन द ऑप्टिमम वे, कि गवर्नमेंट के पास भाई टाइम ही नहीं है कि वो इतने बड़ी चीज़ को एफिशिएंटली रन करे। तो भाई रेलवेज को भी तो रन कर ही रहे हैं, वो तो इससे भी ज़्यादा विस्तारित है, इंडिया में ही इतने सारे हैं, तो ये भी रीज़न नहीं है। बिकॉज ऑफ हाई फ्यूल कॉस्ट ट्रैवल हिट बाय कोविड-19, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी है और जो एयर ट्रैवल है वो कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुआ है। तो ये भी रीजन नहीं है। टू इंश्योर टैक्स पेयर्स मनी इज डिप्लॉयड मोर मीनिंगफुली इन सोशल एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। पीडीएफ आपको इसकी ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम चैनल पे, मॉक टेस्ट 38 की पीडीएफ आप उठा लीजिए, ठीक है। तो और प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसमें भी आपको ये सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अभी देखो बहुत क्रूशियल टाइम आ गया है, लास्ट के डेज है आपके एग्जामिनेशन की, जैसे डेट अनाउंस हो चुकी है, तो अब आप जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कीजिए चीज़ों को, ठीक है। आई होप सारे बच्चे इसको मेंस को अच्छे से अप्रोच करेंगे और सारे बच्चे पास करेंगे विथ फ्लाइंग कलर्स। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।